हेलो एंड नमस्कार टू एवरीवन। कुछ एक हफ्ते से आप सभी लोग सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स में, हर जगह बजट के बारे में सुन रहे हैं। आखिर बजट होता क्या है? आखिर बजट की हिस्ट्री क्या है? इंडिया में किस तरह से बजट्स बनते आए हैं? और सबसे बड़ी बात, हु मेक्स बजट? इंडिया में बजट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसके बाद बात करेंगे हम यूनियन बजट 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो इस बार का यूनियन बजट आया है, उसकी की हाइलाइट्स के बारे में। पर उससे पहले कुछ बहुत ही बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें समझ आ सके कि किस साल के लिए बजट आया है। जो सबसे पहले जानने वाली चीज़ है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में कैलेंडर ईयर इज डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर से। कैलेंडर ईयर गोज फ्रॉम 1st January up till 31st December, but financial year goes from 1st April to 31st March. अब बात करते हैं व्हाट इज बजट। बजट क्या है? अगर आप सोचें कोई भी एक प्रोजेक्ट है या किसी भी चीज़ को आप हैंडल कर रहे हैं, तो आप हर एक प्रोजेक्ट का एक प्लान बनाते हैं कि आपके पास इतना पैसा है, उसको इतना एक्सपेंडिचर उसमें ये रहेगा, एंड सॉर्ट करते हैं कि किस किस जगह पे आप कितना पैसा खर्चेंगे। जैसे घर में आपके वहाँ अगर 50,000 की मंथली इनकम है, वो आपका एक टोटल मनी है, तो उसमें से आप कितना ट्रैवल पे खर्चा करेंगे, कितना ग्रोसरीज पे खर्चा करेंगे, तो दैट विल मेक अप एज बजट। और इसी को अगर आप मैसिव स्केल पे लेके जाएं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेके जाएं, देन यू विल गेट इंडिया, जैसे इंडिया अपने लिए एक बजट बनाती है। तो अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बजट के बारे में। बजट की हिस्ट्री क्या है? आखिर बजट कब से बनना शुरू हुआ और कैसे इसे बनाया गया? तो हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया से। जब 1947 में 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद से बजट कैसे आया? तो फर्स्ट बजट जो 1947 में आया था, वो पार्लियामेंट में रखा था फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर षणमुखम शेट्टी ने। ही वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने 1947 में पहला बजट पार्लियामेंट में रखा था। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जानने की है, क्या बजट नाम की कोई चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा वर्ड है जहां पे बजट मेंशन भी है? तो आंसर है नहीं। बजट नाम की कोई भी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। अगर आप आर्टिकल 112 को पढ़ेंगे, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, प्रेसिडेंट शैल ले बिफोर पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यानी इससे हमें यह भी समझ आ रहा है कि पार्लियामेंट में बजट प्रेसिडेंट को रखना पड़ता है। पर जैसे हमने देखा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने पार्लियामेंट में बजट पेश किया। बट कॉन्स्टिट्यूशन में इट्स द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने अपने बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, जो पार्लियामेंट में बजट को रखेंगे, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पार्लियामेंट में रखेंगे। अब बात करेंगे बजट आखिर बनाता कौन है। बजट बनाया जाता है, जो बजट डिवीजन होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके द्वारा बजट प्रिपेयर किया जाता है। एंड जो इकोनॉमिक सर्वे, एक अलग सा जो डॉक्यूमेंट जो बजट के साथ साथ ही पार्लियामेंट में आता है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। फाइनेंस मिनिस्टर जैसे पार्लियामेंट में बजट को रखते हैं, वैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में रखते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फाइनेंशियल कंडीशन बताता है एक स्टेट की, एक कंट्री की, उस साल के बारे में, उस फाइनेंशियल ईयर के बारे में जो क्लोज में आने वाला है। जैसे इस साल 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है, वो 31st मार्च को खत्म होने वाला है। तो अब बात करेंगे कुछ रिफॉर्म्स के बारे में जो 2016-17 में बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए थे, जो बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं हमारे बजट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें। तो सबसे पहली चीज उसमें जो 2016-17 के रिफॉर्म्स थे, उसमें रेलवे बजट जो है उसको मर्ज कर दिया गया था यूनियन बजट के साथ। हालांकि आप पहले देख सकते थे कि रेलवे बजट 2016 से पहले रेलवे मिनिस्टर अलग से आके पार्लियामेंट में 1-2 घंटे की स्पीच में अलग से रखते थे। वेस्टेज ऑफ टाइम था, इसीलिए उसे मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट में, एंड उसी के थ्रू से पास किया जाता है। एंड सेकंड चीज जो बजट रिलेटेड चेंज हुई थी 2016-17 के रिफॉर्म्स में, वो थी प्रेजेंटेशन ऑफ बजट ऑन 1st February ऑफ एवरी ईयर। अब जितने भी फाइनेंस बिल्स एंड मनी बिल्स होंगे, उन्हें पास किया जाएगा बजट रिलेटेड, एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो 1st April 2025 से स्टार्ट होगा, उससे लागू कर दिया जाएगा। तो अब आगे बात करेंगे यूनियन बजट 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आया है, उसकी की हाइलाइट्स।
सबसे पहले तो उसमें बात करने की जरूरत है एक्सपेंडिचर में कि टोटल पैसा है कितना जो खर्चा जाना है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड रुपीज 50,65,000 करोड़ रुपीज। एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज जो जाननी है दैट इज फिजिकल डेफिसिट कितना है जो टारगेट किया जा रहा है 2025-26 के लिए, दैट इज 4.4%। जो रिवाइज एस्टिमेट्स में 2024-2025 जो लास्ट अभी जो करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 4.8% आया है। तो फिजिकल डेफिसिट आखिर होता क्या है? फिजिकल डेफिसिट काफी एक अजीब सी टर्म लगती होगी जो समझ नहीं आती है, बट इसे अगर आसान भाषा में समझना हो तो फिजिकल डेफिसिट सिर्फ वो अंतर दिखाता है, एक डेफिसिट जो कमी दिखाता है। अगर सरकार खर्चा करती है 14 रुपए और कमाती है 10 रुपए, जो फिजिकल डेफिसिट निकल के आता है दैट इज ₹4। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है इसे पूरा कैसे किया जाएगा? सरकार खर्चा तो 14 रुपए कर रही है, कमाई उसकी 10 रुपए है, तो वो 4 रुपए कहां से लाएगी? तो दैट इज व्हाट फिजिकल डेफिसिट शोज। फिजिकल डेफिसिट हमें बताता है सरकार कितना बोरो कर रही है किसी फाइनेंशियल ईयर में। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ फिजिकल डेफिसिट। आगे बात करेंगे सबसे पॉपुलर हाईलाइट जो बजट में इस बार की रही है, दैट इज अबाउट द न्यू टैक्स रिजीम। 12 लाख तक की एनुअल इनकम पर देयर विल बी 100% टैक्स रिबेट। 12 लाख की इनकम तक यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, इनकम टैक्स। एंड इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज जो इसी से रिलेटेड है दैट इज न्यू टैक्स स्लैब्स अनाउंस किए गए हैं हमारी बजट में। एंड दोज आर लाइक जैसे 0 to 4 लाख 0%, 4 to 8 lakh 5%, 8 to 12 lakh 10%, एंड देन above 24 lakhs इज 30%। बट इसके साथ ही साथ अगर बात करें इसी से रिलेटेड जो आमतौर पे कहा जाता है मोर द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब्स मोर विल बी द टैक्स इवेजन। इसका क्या मतलब हुआ? जितने ज्यादा टैक्स स्लैब्स होंगे उतने ज्यादा लोग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, टैक्स इवेट करने की कोशिश करेंगे। सब चाहेंगे कि हम इससे निचले वाले टैक्स स्लैब में आए तो वो उतना अपनी इनकम को के साथ छेड़छाड़ जरूर करें। तो ये इकोनॉमिकली एक देखी गई चीज है जो बताती है कि किस तरह से ज्यादा टैक्स स्लैब्स होने से टैक्स इवेशन बढ़ता है। एंड सेकंड चीज जो हमें इससे रिलेटेड एक और चीज है जो हमें बहुत अच्छे से समझा सकती है रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, लेफर कर्व। लेफर कर्व से हम समझ सकते हैं किस तरह से टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है अगर हम टैक्स रेट को एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ाते हैं। बट अगर एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा अगर टैक्स रेट बढ़ाया जाए तो टैक्स रेवेन्यू विल कम डाउन। तो ये एक बहुत ही अच्छा कर्व है जो हमें रिलेशनशिप समझाता है कि ज्यादा टैक्स रेट बढ़ाने से टैक्स रेवेन्यू किस तरह से कम होता है। तो आगे बात करेंगे जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो एफडीआई से रिलेटेड है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई जो अर्लियर अलाउड थी इट वाज 74%, जो कैप रखी गई थी दैट वाज 74%, बट दैट हैज बीन नाउ मेड 100%। यानी अब इंश्योरेंस सेक्टर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी वो 100% बाहर से आ सकती है। बट जो कंपनी होगी दैट हैज टू इन्वेस्ट 100% ऑफ इट्स प्रीमियम इन इंडिया ओनली। तो अब 100% कर दी गई है एफडीआई की लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में। आगे एक और इंपॉर्टेंट बात जो करेंगे वो है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब जो इंडिया पोस्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है उसे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है एक लार्ज पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट विल रीच मोर हाइट्स। आगे बात करेंगे मॉडिफाइड उड़ान स्कीम में। मॉडिफाइड उड़ान स्कीम में 120 न्यू डेस्टिनेशंस इंडिया में जोड़ी जाएंगी, कनेक्टिविटी उन्हें दी जाएगी विद एयरपोर्ट्स ताकि मोर फ्लाइट्स उड़ सके। एंड इसमें 4 करोड़ न्यू पैसेंजर्स को इन 4 इयर्स एक्सपीरियंस देना यानी उन्हें जोड़ना फ्लाइट कनेक्टिविटी से, दैट विल बी द टारगेट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हर एक सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचाई जाएगी इंडिया में। इस यूनियन बजट में उसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। तो दिस विल इंश्योर कि हर एक सेकेंडरी स्कूल में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट हो, मोर डिजिटल लिटरेसी कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस। तो ये सब जो हाइलाइट्स थी ये वो सब हाइलाइट्स थी जो कॉमन मैन को पता होनी चाहिए। आगे जो चीज जानने वाली है जो हमें एज अ कॉमन मैन हमें पता होनी चाहिए दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट को कितना पैसा कहां से आता है। सबसे ज्यादा पैसा 24% बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से आता है। सेकंड नंबर पे देयर इज इनकम टैक्स 22%, देन थर्ड नंबर पे देयर इज जीएसटी एंड अदर टैक्सेस जो 18% है, एंड देयर इज कॉर्पोरेशन टैक्स देन 17% जिससे आ रहा है, देन देयर इज यूनियन एक्साइज ड्यूटीज एंड अदर टैक्सेस लाइक कस्टम्स एंड नॉन टैक्सेस। अब आगे बात करें जो ये तो बात रही कि कहां से पैसा कितना आ रहा है।
अब बात हमें पता लगे कितना पैसा किस जगह में कितना प्रतिशत खर्चा जा रहा है। तो अगर वो देखें तो आप देख सकते हैं 22% जो है स्टेट्स के शेयर है टैक्सेस एंड ड्यूटीज के। सेकंड नंबर पे 20% है इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो इससे हमें पता चलता है कि हम जितना कमाते हैं उसका 20% पुराने लोन्स की इंटरेस्ट पेमेंट्स देने में लगते हैं। एंड उसके बाद हम देखेंगे 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे लगता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 100% फंडेड होती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती है जिसमें जैसे हिली एरियाज में 90% एंड 10% का कंट्रीब्यूशन रहता है। 90% सेंटर का रहता है, 10% हिली स्टेट का रहता है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का रहता है। एंड वैसे ही अगर बाकी स्टेट्स का देखें तो 60-40 की रेशियो में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलती है। एंड पेंशन में 4% है, एंड फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 8% है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि किस मिनिस्ट्री के पास कितना पैसा जाता है, किस सेक्टर में कितना पैसा खर्चा जा रहा है, कितना पैसा जो 50,65,000 करोड़ है उसमें से कितना कितना पैसा किस किस सेक्टर को दिया गया है। तो वो इस तरह से है। डिफेंस में 6,81,000 करोड़ रुपीज। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है जिसमें 2,87,000 करोड़ रुपीज। देन रेलवेज 2,55,000 करोड़ रुपीज। एंड उसके बाद नीचे नीचे देखते हैं एग्रीकल्चर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसके लिए 1,37,000 करोड़ रुपीज। देन एजुकेशन में 1,28,000 करोड़ रुपीज। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 99,859 करोड़ रुपीज। तो इससे हमें पता चलता है किस किस सेक्टर में कितना पैसा दिया गया है, किस किस मिनिस्ट्री को कितना कितना पैसा दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंट जो निकल के आती है, जो सब्सिडीज जो लोगों को बहुत प्यारी होती है, तो सब्सिडीज का अगर खर्चा देखें तो फूड सब्सिडी पे 2,03,000 करोड़ रुपीस। उसके बाद फर्टिलाइजर सब्सिडी पे 1,67,000 करोड़ रुपीस। आगे बात करेंगे मेजर स्कीम्स के बारे में। इंडिया में जो मेजर स्कीम्स है उनमें कितना कितना खर्चा किया जाता है। तो इंडिया में एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम है जो पहले नंबर पे आप देख सकते हैं, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे आम बोलचाल की भाषा में एमजी नरेगा कहते हैं। तो उसके लिए 2025-26 में 86,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। एंड उसके नीचे जल जीवन मिशन है, पीएम किसान है, ये नेशनल हेल्थ मिशन है, नीचे आप देख सकते हैं नेशनल लाइवलीहुड मिशन है, सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसके लिए 19,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। तो ये सब कुछ की हाइलाइट्स एंड की टर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमारे बजट में मेंशन किए गए थे, जो एक कॉमन मैन को पता होने चाहिए कि हमारा देश किस राह में चल रहा है और उसे किस राह में ले जाने की तैयारी। ये जो सारी चीजें थी, दीज वर द की टर्म्स एंड की हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट। एंड कुछ उसमें हमने बेसिक्स देखे कि बजट होता क्या है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि बजट आखिर होता क्या है एंड किस तरह से इसे लागू किया जाता है एंड किस तरह से इसे बनाया जाता है।